नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ने भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछले वीडियोज में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रस्तावना के संबंध में काफ़ी सब कुछ बता दिया था। पूरी प्रस्तावना को हमने लगभग क्लियर कर दिया था। ठीक, आज हम लोग एक तरीके से संविधान का जहाँ से मेन शुरुआत होगी, एक तरह प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग माना जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर का। लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान का जो एक अनुच्छेद को लेकर के एक क्रमबद्ध हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग एक हम लोग, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग एक। भाग एक क्या है हमारा? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। मैंने आपको अनुसूची एक भी बताया था, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र से संबंध में है। तो शेड्यूल 1 में भी थी, शेड्यूल 1 में भी है। ठीक है, हम लोग संविधान का भाग एक पढ़ेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 to 4 तक, 1 से 4 तक आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। संघ क्या होता है, राज्य क्षेत्र क्या होता है, कैसे कोई राज्य बनता है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। एक तरह से देखिए, हम इसको समझ लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा राज्य कैसे बनाया जाता है, क्या नया राज्य किस तरीके से बनाया जाता है, सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। देखिए, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देते। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, ठीक है ना, को स्वतंत्रता मिलती है हमें। उसके बाद क्या होता है ना कि नए नए राज्यों की मांग हो जाती है। उसमें तो बहुत छोटा एक कुछ राज्य जैसा तो कुछ था ही नहीं, कि जैसा वर्तमान में राज्य जैसे तो था नहीं, बस ब्रिटिश किसी भी तरीके से बस शासन प्रबंधन कर रहा था। ब्रिटिश का मतलब था कि हम अधिक से अधिक कर वसूल करें और उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमें एक संविधान के अनुरूप देश चलाने के लिए राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत पड़ी। एक तरह से नए राज्यों का गठन किया गया, कुछ राज्यों की सीमा में बदलाव किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कैसे हुआ। तो देखिए, जब देश आजाद हुआ 1948 में 1948 में एक धारा आयोग का धारा आयोग बनाया गया, धारा आयोग का गठन किया गया। ठीक, आयोग का गठन किया गया। धारा आयोग ने बहुत देश में अलग अलग क्षेत्रों में धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे राज्य बनाने की मांग चल रही थी। ये पहले से ही होता आ रहा था। ठीक है, तो जब धारा आयोग का गठन किया, धारा आयोग ने बड़ी भाई सरकार को ये पता होना चाहिए ना किस आधार पे हम राज्यों का गठन किया जाए। तो इसके लिए धारा आयोग ने 1948 में धारा आयोग का गठन किया गया, जिसने की अनुशंसा दी। अनुशंसा धारा आयोग ने कि राज्य भाषा के आधार पे बहुत ज्यादा मांग हो रही थी। खास तौर से दक्षिण भारत वाले राज्यों में तो बहुत ज्यादा हो रही थी। भाषा के आधार पे नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाया जाए। ठीक है ना, ये इनकी अनुशंसा रही है धारा आयोग की। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार गठित किया जाए। ठीक है, गठित किया जाए। ध्यान रखना, इसने भाषा के आधार पर पूरा खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, पेपर में कई बार दे देता है। इसके बाद भी 2 आयोग बनाए गए, उनके बारे में पहले मैं चर्चा कर देता हूँ। बस इतना इसमें याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है कि धारा आयोग ने जो 1948 में अनुशंसा की थी कि राज्य को भाषा के आधार पर नहीं बनाना है, किस आधार पर बनाना है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाना है, ताकि शासन व्यवस्था अच्छे से संचालित किया जा सके। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, बस इसकी जो मेन अनुशंसा यही थी।
उसके अलावा भी इसने कुछ अनुशंसा दी जो पेपर में आता है, यही आता है कि राज्य भाषा के आधार पे अनुशंसा की बात कही थी, नहीं, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसने अनुशंसा की थी। ठीक है ना, ये बात को आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखेंगे। अब हम पूरा दूसरी, ये तो पहला आयोग था 1948 में बना, तब भी इसके बाद भी इससे भी संतुष्ट नहीं थे, लगातार मांग चली थी। दक्षिण भारत के राज्यों में तो दंगे फसाद हो रहे थे। इसके बाद भी फिर क्या हुआ, 1948 में ही एक जेवीपी समिति बनी। कौन सी? जेवीपी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल नेहरू, ठीक है, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पट्टाभ सीतारामैया। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, ये इलेक्शन हार गए थे, पट्टाभ सीतारामैया, कांग्रेस प्रत्याशी के सदर रमैया। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि जब इस समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की अनुशंसा को खारिज कर दी। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, अस्वीकृत कर दिया, ये अच्छा शब्द, अस्वीकृत कर दिया। 1948 में ही बनी थी, लेकिन उसकी अब जब ये दोनों आयोगों ने भाषा के आधार पर गठन की मांग को अस्वीकृत कर दिया तो दक्षिण भारत में और ज्यादा दंगे फसाद पड़ गए। उनको तो ये लगा था कि नहीं, ये आयोग जो बने हैं ये हमारी सुनेंगे, हमारी बातें करेंगे और भाषा के आधार पर राज्य का गठन। देखिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन संभव नहीं है, इससे देश में विभाजन हो सकता था। देश में एक तरीके से हम डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश करके गए वही डिवाइड एंड रूल हम पॉलिटिक्स कर रहे थे। ठीक है, एक तरीके से डिवाइड एंड रूल हो जाता अगर मान लीजिए हम भाषा के आधार पे कोई भी राज्य का गठन किया जाए तो। लेकिन फिर भी इसके बाद भी बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते रहे। तो फिर 1953 की मैं एक घटना बताता हूँ आपको। 1953 में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, पुट्टी श्री रामुलु, सर मैंने बताया था, पुट्टी श्री रामुलु, ठीक है, इन्होंने 56 दिनों की, शायद या 53 दिनों की भूख हड़ताल करके 56 दिनों की भूख हड़ताल की इन्होंने किस बात के लिए कि अलग से भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण हो, भाषा के आधार पे राज्य का गठन किया जाए। खासतौर से आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, आधार पर भाषा का गठन किया जाए। ठीक है, के आधार पर राज्य का गठन किया जाए, राज्य का गठन किया जाए। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दंगे फसाद और ज्यादा हो गए और ज्यादा जनता में आक्रोश फैल गया, जनता में आक्रोश और ज्यादा फैल गया और फैल गया। अब क्या हुआ, इससे केंद्र सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार दबाव में आ गई। तो इतनी सारी चुनौतियां अलग ही, अभी देश स्वतंत्र हुआ है, विभाजन हुआ है, ये अलग चुनौतियां खड़ी करे सरकार, नेहरू सरकार में दबाव और ज्यादा हुआ। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक फिर नई समिति का गठन किया, फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिकमेंडेशन 2 साल बाद 1955 में दी थी। ठीक है, में फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन किया। इस आयोग ने यहां भी देखिए, पहली बात देखना, इसने भी भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की के आधार पर राज्य निर्माण की अनुशंसा नहीं की। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसने ये कहा था कि देखिए, एक भाषा एक राज्य,
की मांग को खारिज कर दिया, मांग को खारिज किया, ठीक है। हाँ, लेकिन भाषा को एक आधार बनाया जा सकता है, आधार बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, इसके थोड़े दिनों पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इस आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर ही कर लिया गया था, क्योंकि मैंने बताया कि जब यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो आंध्र प्रदेश का गठन किया, आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर ही, तेलुगु भाषा बेसिकली, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। यहाँ आंध्र प्रदेश चलो बनाया जाएगा, यही मांग ही कर रहे थे, इसीलिए उनकी डेथ भी हुई थी, ठीक है। इसको मद्रास से अलग किया गया था, मद्रास ब्रिटिश मैंने आपको बताया ना, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था इसे, ठीक है। देखिए, इसको बना जरूर दिया गया था, लेकिन किसी भी आयोग ने राज्य को भाषा के आधार पे गठन की अनुशंसा नहीं की। मैंने आपको फजल अली भी बता दिया और साथ में तीनों आयोगों को बता दिया, लेकिन कभी भी पेपर में आ जाए ये बताइएगा कि किसी भी आयोग ने भाषा के आधार को, भाषा एक राज्य की बात नहीं की। हाँ, फजल अली आयोग ने ये कहा था कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है, कि हम चलिए ठीक है भाई, एक आधार पर भाषा को बना लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही किया जाए। भाषा को एक आधार बनाया जा सकता है, बल्कि मुख्य आधार भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसी राज्य में वही सारे लोग रहेंगे, नहीं तो ये तो आगे जो अभी मैं आपको संविधान बताऊंगा उसी का उल्लंघन हो जाएगा। देखिए, तीनों आयोग मैंने बता दिया, कई सारे इनका क्रोनोलॉजी दे देता है, 1948, फिर 1948, ठीक है, 1953, ये याद रखना है, तीनों डेट को याद रखना है। धारा आयोग इनकी अनुशंसा दे देता है कई बार। धारा आयोग के बारे में कहे तो भाषा के आधार पर उन्होंने खारिज कर दिया था, उन्होंने प्रशासनिक सुविधा की बात की थी। जेवीपी की बात आए तो भी उन्होंने भाषा के आधार पर मांग को स्वीकृत कर दिया था। फजल अली आयोग की बात आए तो उन्होंने भाषा के आधार पर यद्यपि मांग खारिज कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हाँ, भाषा को एक आधार बनाया जा सकता है, कि भाई तेलुगु भाषा के आधार पर हमने जिस आंध्र प्रदेश को बना लिया, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केवल पंजाबी भाषा के लोग रहेंगे, दूसरी भाषाओं को बोलने और समझने लोगों के लिए भी वो उपयुक्त स्थान होगा, सुरक्षित स्थान होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि बैकग्राउंड उसमें बहुत ज्यादा मांग चल रही थी, सरकार बहुत ज्यादा बताई थी, 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये तो एक उदाहरण थे, और भी बहुत सारे लोग रहेंगे जो भूख के कारण मर गए होंगे, तो और ज्यादा सरकार के दबाव में आ जाती। तो ये मैंने देखिए भाषा के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम लोग जो शुरू करेंगे ना कि कैसे राज्य बनाए जाते हैं, कि अगर कोई राज्य जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बनाना कैसे बन गया, या उत्तर प्रदेश कोई भी राज्य अगर मान लीजिए हम बनाते हैं तो किस तरीके से इसके लिए देखिए, सबसे पहला ही भाग 1 अनुच्छेद 104, 1 से 4 के बारे में इसमें दिया गया। अब हम लोग एक एक करके सभी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। इसको इस तरह, यहाँ पे 2 नाम दिया गया है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब तो बन ही गया, लेकिन वहां पे यही लिखा शब्द, तो इसका पता क्या था, इसकी इंग्लिश लिखा इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये अभी थोड़ा विवाद चल रहा था कि भारत करें कि इंडिया करें, तो यहाँ पे दोनों नाम, वहां पर जब संविधान सभा की चर्चा हुई थी तब भी ये विवाद हुए थे, इंडिया रखे नाम की भारत रख लें, तो दोनों नाम रख लिया गया कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है।
तो आप देखिए इंडिया को पहले रखा गया, भारत को बाद में। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच जो था वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के प्रति ज्यादा थी। इससे आप ये मतलब एक संदेश हम लोग छोटा सा निकाल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये बहुत दिनों से मांग रही, तो अनुच्छेद ये कहते हैं इंडिया भारत के नाम की बात है इसमें, कि भारत का क्या नाम होगा, भारत का नाम इंडिया होगा और साथ में भारत होगा। इंडिया को आप इंग्लिश में, और भारत, इंडिया दैट इज द भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। देखिए संघ और संघ क्षेत्र, इसके अंदर तीन बातें आती हैं जब हम करते हैं अनुच्छेद के अंदर। पहली बात आती है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, एक शब्द, ठीक है। दूसरा आता है राज्य क्षेत्र, ठीक है। और इसी में कर देते हैं, तो अलग कर देते हैं कि बाहर कोई मान ली किसी क्षेत्र का अधिग्रहण, किसी बाहरी देश से बाहरी सीमा का अधिग्रहण, ठीक है। तो हमने क्या किया? अधिग्रहण कर लिया, ये हो गया, ठीक। तो देखिए राज्यों का संघ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पहले राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया था भारत में इसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। क्या है? संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। तो जब आप राज्यों की संघ की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें केवल 28 राज्य शामिल किए जाएंगे। ये जो संघ शासित प्रदेश वाला हिस्सा है ये शामिल नहीं किया जाता। पेपर में आया हुआ, क्यों, इसका कारण तो मैं भी सॉरी मैं नहीं बता सकता ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन बस आपको ये बात ध्यान देखिए राज्यों का संघ का मतलब होता है कि इसमें केवल राज्य शामिल होंगे, शामिल होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था भारत में वाले क्षेत्र शामिल नहीं होते। ये दोनों बात को याद रखना है, ठीक है। अगर कह दे भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें केवल हम राज्य शामिल करेंगे, संघ वाले क्षेत्र शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये हो गया राज्यों का संघ, जिसे बताया था 28 राज्य और साथ में 8 यूनियन टेरिटरी। तो इसमें 8 राज्य शामिल होंगे, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाला शामिल नहीं होगा। अब ये कहां शामिल होगा? इसके लिए दूसरा शब्द है संघ राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 के अंदर ही है, ठीक है। इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र बोल देते हैं इसको। इसमें संघीय क्षेत्र आती है, संघीय क्षेत्र, जैसा मैंने आपको 8 यूनियन टेरिटरीज वगैरह बताया था, यूनियन टेरिटरीज वाले क्षेत्र बताया था। या जो बाहर से मान लीजिए कोई एक्वायर करते हैं तो इसी के अंतर्गत आता है, कई बार उसको अलग अलग लिख देते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही बात पहले शामिल करते हैं, फिर उसको राज्य में ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये तो अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों के संघ में इसमें केवल राज्य वाले इसे शामिल करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र भी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कि कई बार ये अलग अलग पेपर में आ जाता है, स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है, तो आप लिखेंगे कि इसमें संघीय क्षेत्र शामिल है, राज्य भी शामिल है, और साथ में कोई एक्वायर करते हैं वो भी शामिल है, तो ये हो जाता है। तो अब ये कह सकते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र है इसमें ये भी है राज्य क्षेत्र भी,
और साथ में संघ में दोनों आ जाता है, संघ यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है, संघ शासित प्रदेश भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। इसको पूरा नाम दे देते हैं भारत के संघ और भारत के क्षेत्र। तो राज्यों के संघ की जगह कहते हैं भारत के संघ भी कह देते हैं इसको। तो बस याद रखना है, इंडिया दैट इज भारत इंटरनेशनल, जब भारत के संघ ही शब्द लिखेगा तो भारत के संघ लिखेगा तो इसमें केवल संघ राज्य वाले क्षेत्र आ जाएंगे, और संघ क्षेत्र की बात कर देगा तो इसमें संघीय क्षेत्र भी आ जाएगा, राज्य क्षेत्र भी आ जाएगा, संघ ये वाला। ठीक है, संघ क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। अब हम देखिए आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद। तो अब यहाँ से थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आपकी भारत के संघ, भारत के राज्य, तो भारत के जो संघ क्षेत्र कहेगा ना उसमें राज्य संघ कहेगा तो केवल राज्य, भारत के संघ कहा तो केवल राज्य, और संघ क्षेत्र कहा भारत के संघ क्षेत्र तो राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, तथा साथ में एक्वायर्ड अगर हम कोई बाहर से लेते, ये क्लियर कर दिया मैंने। थोड़ा सा ध्यान रखना ये शब्द है। ठीक है, ये भारत के अगर संघ राज्य कह रहा है तो ये शामिल है, और भारत के संघ क्षेत्र कह रहा है, क्षेत्र ज्यादा बड़ा शामिल होता है ये। ठीक है, ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 ये अब यहां से ज्यादा ध्यान देने चाहिए। देखिए अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कि राज्य संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, शामिल कर सकती है। ये है कहती कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कि संसद को यह अधिकार, राज्यों को अधिकार नहीं, संसद को ये अधिकार है कि कोई मान लीजिए बाहरी क्षेत्र जैसे सिक्किम था, सिक्किम को पहले हम लोग अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लेकर के आए, फिर बाद में उसको हम राज्य थे। तो किसी भी एक बाहरी किसी सीमा को, किसी क्षेत्र को अगर हमें अपने देश में शामिल करना है तो सबसे पहले हम उसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लाएंगे, फिर बाद में अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। ये नए राज्यों के संबंध में, नए राज्यों के भारत संघ में शामिल करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 सॉरी, आर्टिकल 3। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है, संसद को भारत की सीमा, भारत में किसी राज्य की सीमा बदलना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। नंबर 1, नए राज्य का गठन। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसा उत्तराखंड, उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाया गया, उड़ीसा को उड़ीसा बनाया गया, परिवर्तन। ठीक है, नए राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज्य का गठन करना। किसी राज्य की हम सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी सीमा को घटा सकते हैं, उसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं। नए राज्यों का गठन करना चाहते हैं कि हम
यही हम चाह रहे हैं कि ये सिक्किम को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देते तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। राज्य मान लीजिए पहले राज्य की सीमा है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया हमने, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार से झारखंड बना दिया, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। क्या क्या किया जाता है अनुच्छेद के अंतर्गत? किसी राज्य के सीमा उस राज्य क्षेत्र को अलग करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ लाना, या एक राज्य को 2 हिस्से में बदलना, या राज्य की सीमा के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा को घटाना। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए हम थोड़ा एक लिंकेज बता रहा हूँ अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में, ठीक है, क्या लिंकेज है। देखिए बेसिकली 2 डिब्बे बनाइए, ये कौन सा है, एक डिब्बा 1 है, ठीक है, और ये एक अनुच्छेद डिब्बा 2 है, ठीक है। ये तो इसको हम कह सकते हैं आर्टिकल 2 और इसको कहें आर्टिकल 3। देखिए हमने क्या किया कि मान लीजिए कोई बाहर की क्षेत्र, मान लीजिए कल को हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से से भारत के जो क्षेत्र उसको अपने क्षेत्र में अंदर में लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको भारत के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल करेंगे, ठीक है। ये इसको नहीं, मान लीजिए हमने किसी भी कोई तो हमारे साथ मिलना चाहता है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अनुच्छेद 2 में लाएंगे। और वो एक तरीके से अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि बाहर भारत के, मुझे तो देखिए पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर हम लाते हैं तो हमको इस तरीके से पूरी एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि हम तिब्बत क्षेत्र को भारत में लाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल है, हकीकत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने ले आना चाहते तिब्बत का क्षेत्र भारत में शामिल करा दें, पहले अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसे भारत के राज्य संघ में शामिल कराएंगे, क्योंकि वो नया राज्य, उसमें लिखा ना कि नए राज्य को अगर भारतीय संघ में हम प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो हम उसको अनुच्छेद 2 के अंदर कर रहे हैं। ये काम करेगी कौन, संसद, पार्लियामेंट, राज्यों का अधिकार नहीं है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब मान लीजिए कुछ दिनों तक हम इसको इसमें रखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य भारतीय संघ में पूर्ण विलय कर लेंगे, पूर्ण विलय कर लेंगे, साथ में इसका नया नाम दे देंगे, नया नाम, उसके बाद इसकी सीमा भी निर्धारित कर देंगे। ये किया जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, समझ गए। तो इस तरीके से बेसिकली अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 3 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 3 जो हो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कई बार देखिए यहाँ से पेपर में आ जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अगर मान लीजिए कोई नया राज्य है, ठीक है, कोई राज्य उसकी सीमा में परिवर्तन हम कर रहे हैं, नाम में उसकी सीमा को घटा बढ़ा रहे हैं, तो अक्सर अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया जाता है। अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल तो बस उसको हम कोई नया राज्य उसको ले आए, उसके बाद उसको शामिल कर दिया हमने भारतीय संघ में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की सीमा में नए राज्यों का गठन, ठीक, सीमा में परिवर्तन, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए मैं जब आपको बहुमत पढ़ाऊंगा, 3 तरीके का बहुमत पढ़ाऊंगा, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ साथ राज्यों के 2/3 राज्यों का जो आधे अधिक राज्यों का हमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर हम कोई संविधान संशोधन चाहते हैं तो कुछ तो हो जाते हैं कि बहुत आसानी से हो जाते हैं सामान्य बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत लगता है और कुछ में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन लगता है, जैसा जीएसटी में तो ये लगा था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि एक
सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और हम, क्योंकि इसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा, तो इस तरीके से कोई भी राज्य आसानी से, हम उसकी सीमा में संसद करेगी, राज्य नहीं, संसद कर सकती है। और बता दें आपको, अगर संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहे तो राज्य की सहमति आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं है। समझ रहे हैं? एक बार पूछ रही थी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को हम 4 राज्यों में विभाजित करना चाहते हैं, मान लीजिए संसद चाहती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन अगर संसद करना चाहे तो एक बार उत्तर प्रदेश सरकार से ये बात पूछी जा सकती है, लेकिन अगर संसद चाह लेगी तो संसद का एक पावर है कि वो उसको 4 राज्यों में डिवाइड कर सकती है। तो ये हो गया अनुच्छेद 4 भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वाले चैप्टर में ये बहुत चीजें महत्वपूर्ण थी, क्या होता है राज्य, होता है राज्य संघ क्या होता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 मैंने आपको देख के बढ़िया सा बता दिया, अनुच्छेद राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत, भारत के नाम की बात है, राज्यों का संघ होगा। फिर भारत के क्षेत्र और भारत के संघ, भारत के संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं, और भारत के क्षेत्र में राज्य, संघ शासित प्रदेश, और साथ में अगर हमने कोई एक्वायर किया है टेरिटरी तो वो शामिल होता है। फिर मैंने आपको बताया अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई भारतीय सीमा में कोई नया राज्य भारत के बाहर का जोड़ना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम कोई नया राज्य की सीमा को भारत में प्रवेश देते हैं, ठीक है। भारतीय संघ में हम उसको प्रवेश देते हैं, ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, घटाना या बढ़ाना, या राज्य की को खत्म भी करना, अगर कोई नया राज्य हम चाहते हैं राज्य पूरा खत्म करके इसको कुछ और कहीं जोड़ दे, तो ये भी संसद का ही डिस्क्रिशनरी पावर है, संसद कर सकती है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिए गए हैं, वो संविधान के संशोधन, उसमें कोई भी अधिकार का प्रयोग कर संसद करती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित करती है, नाम बदलती है, जो कोई राज्य समाप्त ही कर देती है, कि मान लीजिए हमने क्या किया, इसको समाप्त करके नया कुछ बना दिया, तो वो भारत अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। साधारण विधायी प्रक्रिया से ही इसको परिवर्तन कराया जाएगा, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत, सब बहुमत में बताऊंगा आपको, से ही पारित करा दिया जाएगा। ये यूपीपीएस में आएगा, कई बार आया है, पारित करा लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये देखिए 1 से 4 तक मैंने भाग 1 आपको बता दिया। अब कई बार पूछता है ना कि राज्यों को जो कौन से राज्य कब शामिल किए गए, ये कई चीजें पूछता है, तो हम एक एक करके जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए जैसा कि 1 मई 1960 को बम्बई प्रांत था, जो आज का गुजरात, बम्बई प्रांत पहले हुआ करता था, गुजरात जो आज का है, और साथ में मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, बोल रहा हूँ महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ये पहले बम्बई प्रांत हुआ करता था। इन दोनों को अलग कर दिया गया, गुजराती भाषा को थोड़ा वरीयता दी गई, और मराठी भाषा को वरीयता देकर के आज भी डिस्प्यूट चलता है। 1 मई 1960 को 2 नए राज्य जन्म ले लिए, एक का नाम गुजरात और एक का नाम महाराष्ट्र। मैप में जब मैं बताऊँ ना, मैप में ये दोनों ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक। अब देखिए उसके बाद फिर 1954 में, ये तो 1 मई 1960 की बात है, उसके पहले 1954 में दादर एवं नागर हवेली
इसको पुर्तगालियों से छीना, पुर्तगालियों के कब्जे में था ये क्षेत्र, पुर्तगालियों के कब्जे में था, जिसे हमने वापस लिया। ठीक है, अब तो दादर नगर हवेली, उसके बाद गोवा दमन द्वीप, गोवा दमन द्वीप 1961 पुलिस कार्रवाई के द्वारा, गोवा में तो कब्जा था पुर्तगालियों का। देखिए इसको तो हमने 2020 में और एक से दमन द्वीप और दादर दमन द्वीप में मिला दिया। दमन द्वीप को भी हमने पुर्तगालियों से ही लिया था। तो देखिए इसके गोवा के बारे में थोड़ा चलते। देखिए गोवा यहाँ पे है ना, छोटा सा, ये महाराष्ट्र के पास, ये यहाँ पे गोवा में तो पुर्तगालियों का ही कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, तो यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है 1961 में यहाँ से गए। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है ये सबसे पहले 1498 में आए, वास्को डी गामा आया 1498 में। ठीक है, और सबसे आखिर में 1961 में गए। ये शब्द पुर्तगालियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था। राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, समाजवादी नेता थे ये। ठीक है, तब जाके गोवा को हम पूरी तरह से स्वतंत्र करा पाए थे। एक लंबे समय तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। दमन द्वीप भी आ जाता है पास में, तो दमन द्वीप, अब तो दमन द्वीप को भी खाली कराया। ठीक है, अब तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप, दमन द्वीप को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया? दोनों मिला करके एक कर दिया संघ शासित प्रदेश, सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने गोवा को 1961 में कर लिया। उसके बाद फिर हम पुडुचेरी की बात करें। देखिए पुडुचेरी की बात करें, आज भी पुडुचेरी जो है ना, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था, फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। फ्रांस, ये पता होना चाहिए, इसके कब्जे में था, फ्रांसीसियों के। आज भी आप वहां जाएंगे तो ये कब्जे में था। 1954 में इसे वापस लिया गया। ठीक है, भारत में शामिल वापस लिया गया। तो इसमें क्या था, देखिए आज भी ना फ्रांस, पुडुचेरी की जब मैं आपको मैपिंग बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, पुडुचेरी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तीनों में है। ठीक है, तीनों में फैला हुआ आज भी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद फिर नागालैंड, नागालैंड जो वर्तमान बताया ना, नागालैंड मैंने आपको मैं बताया था। तो नागालैंड जो है 1963 में इसको भी शामिल कराया, भारत में शामिल कराया। ठीक है, ये पता होना चाहिए, कई बार डेट दे देता है, क्रोनोलॉजी लगाने को दे देता है, तो याद होना चाहिए। फिर जो आज हम पंजाब देखते हैं ना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और साथ में हरियाणा, ये पहले तीनों एक हुआ करते थे ये। ठीक है, ये पंजाब राज्य हुआ करता था। पाकिस्तान और पाकिस्तान का भी पंजाब और भारत का पंजाब मिला करके बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पे। तो फिर बाद में क्या किया गया, लैंग्वेज के आधार पे एक लैंग्वेज, देखिए जब लैंग्वेज का आधार बता, इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज के आधार पर ना, इसका मतलब था कि ठीक है भाई, जो पंजाबी बोलते हैं उनको थोड़ा सा वरीयता दे देते हैं, पंजाब कर देते हैं। हिंदी वाले जो क्षेत्र हैं उनको हरियाणा बना दिया गया, और जो थोड़ा सा पहाड़ी लैंग्वेज था और दोनों मिला जुला था उनको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया 1966 में।
1966 में पंजाब राज्य से ये तीनों राज्य बने, पंजाब राज्य से ये तीनों राज्य बने, ठीक है। और साथ में एक संघ शासित प्रदेश जो आज चंडीगढ़ है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़, ये भी अलग किया गया। फिर बाद में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा, बताया ना, कोई भी सीमा में परिवर्तन करना है तो पहले उसको संघ शासित प्रदेश की तरह रख लेते हैं। जैसे आज हमने जम्मू कश्मीर को, जैसे मान लीजिए आज जम्मू कश्मीर है, ठीक है, संघ शासित प्रदेश है, उसके बाद भविष्य में हमको लगेगा तो हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दे देंगे। इस तरीके से 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद पता होना चाहिए बस, उसमें बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाना। सिक्किम की कहानी तो अरीत है। सिक्किम 1947 से लेकर के 1974 तक ये भारत का एक संरक्षित राज्य था, कि बस भारत इसकी केयर करता था। भारत एक संरक्षित राज्य भारत का था, संरक्षित राज्य था। यहाँ पे चोग्याल वंश कोई रहा होगा, उसका शासन हुआ करता, चोग्याल वंश का शासन था। तो फिर 1974 में 1974 में इसको पहले संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और फिर बाद में 1975 में 36वां संविधान संशोधन ला करके 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। जब मैं कह रहा हूँ संविधान संशोधन की बात ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया है, लेकिन आर्टिकल 3 का प्रयोग इनको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया। जब इसको हम किसी सूची में जोड़ रहे, जैसा कि हमने यहाँ पे इनको ना, जैसा आर्टिकल 371 में जोड़ा है, इसमें जोड़ने के लिए हमें संविधान का संशोधन करना पड़ा। ध्यान रखना, देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब किया हमने अनुच्छेद 3 से अंतर्गत तो नहीं किया, लेकिन जब इसको कर रहे हैं हमने इसको एक सूची में अलग से संविधान में एक तरीके से जोड़ा, तो इसको संविधान संशोधन फिर करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एक नया अनुच्छेद ही जोड़ दिया 371, तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अगर हम किसी राज्य को एक संविधान के अलग से प्रावधान के अंतर्गत जोड़ेंगे तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो देखिए, ये लगभग 45 मिनट के वीडियो में मैंने आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। 1 to 4 तक जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिर मैंने आपको किस तरीके से राज्यों को जोड़ा गया वो सारी चीजें बता दी, ठीक है। उसके बाद जो समितियां का गठन हुआ वो मैंने बता दिया आपको,
देखिए क्वालिटी कम नहीं, मैंने 45 मिनट कितनी चीज़ें समितियों के संबंध में जो अनुशंसा थी वो बताया, आर्टिकल 1 to 4 पूरा बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कब कौन कौन से राज्य शामिल हुए, थोड़ा सा यही चर्चा और भी कर लेते हैं जब कर ही लिया 1 मिनट। तो देखिए कौन कौन से राज्य शामिल थे उनको बताया था। अब हम थोड़ा सा इसी में शामिल कर लेते हैं। 2000 में जब छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तर प्रदेश अलग के सन 2000 में यूपी से काट करके उत्तराखंड बनाया, ठीक है, उत्तराखंड बनाया, और एमपी से काट करके छत्तीसगढ़ बनाया, ठीक है, और साथ में बिहार से काट करके हमने झारखंड बनाया। तो ये भी संसद के द्वारा ही किया गया। 2014 में हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया। तो ये संसद का ही अधिकार है। तो इसमें कुछ चीजें याद रखना है कि संसद के क्या अधिकार हैं, राज्यों की सहमति की जरूरत है कि नहीं, अनुच्छेद 3 से जो हम संविधान में कोई अगर अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है तो क्या वो संविधान संशोधन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 1 क्या है, एक में भारत के क्षेत्र और भारत के संघ क्षेत्र में क्या अंतर है, भारत के राज्य उसके अधीन जो अगर मान लीजिए भारत, क्योंकि देखिए इसमें मामला बहुत चल रहा है कि भारत का नाम फिर से भारत ही रख दिया जाए, इंडिया हटा दिया जाए, तो देखिए बहुत दिक्कत फिर क्रिएट हो जाएगी, हमें हर जगह से इंडिया हटाना पड़ेगा, है ना। तो अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ ले तो आप इस तरीके से बोल सकते, देखिए एक बार हमने इंडिया रख लिया, अब उसको फिर से हटा करके भारत करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किया जा सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप एक मीडियम पाथ लेंगे कि हाँ अगर सरकार के पास ये अधिकार है, करना चाहे तो कर दे, लेकिन फिर उन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा थोड़ी बहुत जो सामने आती है, तो एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। तो ये हो गया, ये मैंने आपको आज भाग 1 लगभग पूरा कर दिया है, भाग 1 हम पूरा कर दिया, इसमें इतनी ही चीजें मेन थी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, और साथ में बस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या, ठीक है, थैंक यू।